Hello friends, very good morning to all and welcome to the class. In this video lecture today, we will discuss about our last poem of the book Beehive, जिसका नाम है A Slumber Did My Spirit Seal, which is written by a very well-known poet of English literature, William Wordsworth. So, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके टाइटल के बारे में. A slumber means sleep. स्पिरिट का मतलब है सॉल और सील का मतलब होता है किसी चीज़ को फाइनलाइज्ड करना या फिर एक्सेप्ट कर लेना. सो दिस पोएम इज अबाउट द डेथ ऑफ अ लव्ड वन. हाउ डज द पोएट फील व्हेन ही थिंक्स अबाउट हर डेथ? हाउ डज ही इमेजिन हर टू बी आफ्टर डेथ? तो यहाँ पर पोएट जो है ये उन्होंने ये पोएम किसी अपने एक लव्ड वन है उसकी डेथ के बाद वो क्या सोचते हैं और उसे क्या वो एक्सेप्ट कर पाते हैं कि नहीं, उन सारी चीज़ों के बारे में अपनी जो थिंकिंग है, जो सोच है, उसको यहाँ पर उन्होंने बताया है. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, यहाँ पर हमारा टाइटल रिपीट हो रहा है पोएम की शुरुआत में. आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. तो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर. तो अब पहले तो ये इस जो फर्स्ट हमारी स्टैंजा है यहाँ पर पोएट जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उनकी जो बिलव्ड है उनकी डेथ हो चुकी है. ये चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में यही चीज़ चल रही थी कि वो कभी उनसे सेपरेट नहीं होगी. तो ये चीज़ तो दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि किसी ना किसी को अलग तो होना ही है, या पहले वो उनसे अलग हुई है अभी तो, या फिर ऐसा हो सकता था कि पोएट उनसे सबसे पहले सेपरेट हो जाते. सो दैट इज़ द ट्रूथ ऑफ द यूनिवर्स जो अभी राइटर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको लग रहा है शी उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है अपनी बिलव्ड के लिए. सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील. अभी तक उन्होंने ये जो अर्थली ईयर्स है, यानी कि ये जो दुनिया है वो कभी भी ये जो टाइम के साथ जो चीज़ें बनती जा रही है उसको राइटर अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए. मतलब कि जो उनकी बिलव्ड जो है उनकी डेथ हो चुकी है, अभी तक राइटर को ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं हो रही है कि वो उनसे अब सेपरेट हो चुकी है. सो अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स. सेकेंड स्टैंजा में उन्होंने बताया है नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स शी नीदर हियर्स नॉर सीज. सो सेकेंड स्टैंजा में अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है, ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि उनकी जो बिलव्ड है वो अब इस दुनिया में नहीं रही है. नाउ शी हैज़ नो मोशन, ना तो वो मोशन कर पा रही है, ना तो वो नो फोर्स, मतलब उसके अंदर अभी कोई ताकत नहीं रही कि वो कोई काम कर सके, कुछ भी कर सके. शी नीदर हियर्स नॉर सी, ना वो कुछ सुन सकती है ना तो वो कुछ देख सकती है. रोल्ड राउंड इन अर्थ्स diurnal course with rocks and stones and trees. Diurnal course means ऐसी चीज़ें, ऐसे एक्शंस जो डेली बेस पर होते हैं, रोज़ जो होते हैं. तो अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पर रोज़ घूमती ही रहती है. तो वो काम कैसा है जो कांस्टेंट चालू ही है वो एक्शन, तो दैट इज डायरनल कोर्स. तो अब राइटर उसके बारे में ये बता रहे हैं पोएट के अब ना तो वो उसके अंदर मोशन है ना वो फोर्स कर सकती है. फोर्स मीन्स के ना तो उसके अंदर कोई शक्ति है, एनर्जी नहीं है, ना वो सुन सकती है ना वो देख सकती है. तो अब वो आफ्टर डेथ के बाद क्रिश्चियनिटी में लोगों की डेथ के बाद उन लोगों को कॉफिन में बंद करके ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है. सो अब वो मिट्टी के साथ धीरे धीरे मिल जाएगी, वो भी अर्थली डायरनल कोर्स, यानी कि जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो भी उस एक्सिस के साथ घूमती है विथ रॉक्स स्टोन एंड ट्रीज. तो धीरे धीरे वो भी इन सारी चीज़ों के साथ मिक्स हो जाएगी, उनके साथ मिल जाएगी. सो इन द नेक्स्ट स्टैंजा पोएट एक्सेप्ट, उन्होंने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी जो बिलव्ड है वो उनसे अब सेपरेट हो चुकी है और अब वो अब उनकी जो दुनिया है वो अलग है और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी दुनिया अलग है. तो ये दोनों के बीच का जो फ़र्क है, जो हमारे बिलव्ड होते हैं उनके साथ हमारी फीलिंग्स काफ़ी हद तक जुड़ी हुई होती है. तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है.
तो यहाँ पर राइटर की जो फीलिंग्स है वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि वो उनके काफ़ी नज़दीक थे। पर ये भी सच है, ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी ना किसी दिन सबको सेपरेट होना ही है। सो फाइनली यहाँ पर उन्होंने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है इन द लास्ट स्टैंजा। सो वेरी शॉर्ट पोएम, हियर वी आर एंड। I hope you understand the meaning of the poem. Thank you.